नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर सर उठा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज सुबह पंजाब यानी कि मियांवाली में जो पाकिस्तान एयरफोर्स का ट्रेनिंग बेस है वहाँ पर दहशतगर्दों ने हमला किया। ISPR के मुताबिक 9 जो दहशतगर्द हैं इस हमले में मारे गए हैं और इस हमले को आर्मी के बयान के मुताबिक नाकाम बना दिया गया क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की। क्योंकि ये हमला एयर बेस पे किया गया था तो इसका खदशा था कि जो एयरफोर्स के एसेट्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जो सरकारी बयान के मुताबिक 3 जो ऑलरेडी ग्राउंडेड जो एयरक्राफ्ट्स थे वो मामूली तौर पर उनको नुकसान पहुंचा, लेकिन जहां तक एयरफोर्स के जो ऑपरेशनल असासे हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ये दहशतगर्दी के जो बढ़ते वाक़यात हैं इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न गिवन द फैक्ट कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमने ये जंग जीत चुके थे। आज से कई साल पहले जो बाकायदा तौर पर साबका जो कबायली इलाके हैं उनमें हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, उसके अलावा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए अर्बन सेंटर्स के अंदर। तो यकीनी तौर पर शहबाज इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न्स के जिस तरीके से ऊपर तले अब दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और ख़ास करके ये मियांवाली एयर बेस के ऊपर ये जो अटैक है दो के फॉर्चुनेटली इसको नाकाम बना दिया गया है। इट इज़ अलार्मिंग गिवन द फैक्ट, आपको अगर याद होगा कि जब पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर जो है वो बिल्कुल अपनी अरूज पर थी तो इसी तरह के जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे, कामरा का एयर बेस हो, कराची का एयर बेस हो, उनको निशाना बनाया गया था। इवन GHQ पर भी हमला हुआ था। तो इट शोज के अभी भी जो ये दहशतगर्द ग्रोह हैं, दो कि ये हमला नाकाम भी हुआ है बट स्टिल दे हैव द कैपेसिटी टू टारगेट सच हाई सिक्योरिटी एरियाज। कामरान, इनके जो टेरर आउटफिट्स जितने भी इनके स्लीपर सेल्स तो हैं पाकिस्तान में, हम इस चीज़ को डिनाई तो नहीं कर सकते। ये जो 4 वाक़यात हुए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टाइमिंग है। जैसे ही एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी की तरफ कोई बात होना शुरू होती है, अभी स्टेबिलिटी आती नहीं है चाहे पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर हो, तो इस तरह के वाक़यात में बहुत तेजी आपको देखने में मिलती है। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न कि ये वाक़यात हो रहे हैं क्योंकि एक सिक्योरिटी सीरियस लैप्स है। लेकिन इससे मेरा ख्याल है क्योंकि ऐसा कोई पैनिक होने की इसलिए जरूरत नहीं है। आप 2-3 डेवलपमेंट्स को देख लें। IMF की जब पाकिस्तान की में टीम आती है तो वो एक बड़ी उसके साथ एक नेगेटिविटी अटैच होती है, वो इस दफ़ा आपको नज़र नहीं आ रही। फिर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के बाद कल इलेक्शन की डेट दे दी, वो एक बहुत बड़ा स्टेबिलिटी का उसको फैक्टर कहा जा रहा है कि एक आपको पॉलिटिकल होराइजन के ऊपर एक क्लैरिटी आ गई कि पाकिस्तान में अब इलेक्शन हो जाएंगे। जो कोई बात कर रहा था कि 1-2 साल तक ये टेक्नोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट है इनको चलाने की कोशिश की जाएगी, वो चीज़ नहीं हुई। तो उसके साथ ही फिर ये जो 4 वाक़यात हो जाते हैं और ख़ास तौर पर ये जो मियांवाली वाला वाक़या है, दिस इज़ क्वाइट सीरियस। और जितना भी इसको आप कह लीजिए कि ठीक है उन्होंने अटैक को जो है उसको रोका, उन दहशतगर्दों को मारा, टाइमली सारा रिस्पॉन्ड किया, बट स्टिल इट्स अ सीरियस सिक्योरिटी लैप्स कि वो लोग यहाँ पहुंचे कैसे। जो असल प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि हम जो डिबेट होती है, जो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी लैप्स होता है उससे पीछे हट जाते हैं और हम इसमें ये फैक्टर ले आते हैं कि हमने उस हमले को नाकाम कर दिया। इसमें इनकी ये जो स्टेटमेंट है ISPR की, उसके अंदर ये जो इनका कंक्लूडिंग पैरा विच इज इंपॉर्टेंट टू मी कि द प्रॉम्प्ट एंड प्रोफेशनल कंक्लूजन ऑफ द ऑपरेशन सर्व्स एज अ स्टार्क रिमाइंडर टू ऑल एनिमीज ऑफ पीस दैट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस रिमेन विजिलेंट एंड आर फुली कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग द होमलैंड फ्रॉम एनी थ्रेट। ये स्टेटमेंट इस वाक़े के हद तक तो ठीक है, लेकिन इसका एक और भी मतलब ये है कि ये लोग बॉर्डर से ही अंदर आए हैं या अंदर अगर स्लीपर सेल्स भी थे तो हमारी ही इसके अंदर फॉल्ट है, तो वहां पे विजिलेंस कहां पे, ये एक सवाल है। जैसे देखें ये जो मियांवाली एयर बेस है या जो भी पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं वो बिल्कुल टेररिस्ट हैं या जो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके मेरे ख्याल में उनकी हाई लिस्ट में उनको वो टारगेट करना चाहते हैं। इसमें यकीनी तौर पर आई थिंक मैंने जैसे कहा कि फॉर्चुनेटली प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ जिससे पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा। माजी में इवन कामरा में और जब कराची के एयर बेस पर भी अटैक हुआ था तो उसमें काफ़ी पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा था। अब जो कुछ इमेजेस वहाँ पे सामने आई हैं कि मसलन एक सीढ़ी लगा के जो आउटर वॉल थी उसको बार्ब वायर काट कर वो एंटर हुए हैं,
तो डेफिनेटली आई थिंक वहाँ पर सिक्योरिटी को रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है। इस तरीके से अगर आप क्योंकि आप अंदर तो दाखिल हुए हैं ना, बट ये है कि वो जो ऑपरेशनल असासेस थे उनको बचा लिया प्रॉम्प्ट एक्शन से। तो इस पे आई एम श्योर कि और जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, ये जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दो कि वो चीज़ें पब्लिक नहीं होती, आई एम श्योर कि इंटरनल इंक्वायरी इस एंगल से होती है कि दहशतगर्द यहाँ तक पहुँचे क्यों हैं, एक चीज़। दूसरा, आई थिंक इसके अंदर जो फैक्टर आपने कहा कि टाइमिंग इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। एक तो आपने IMF की बात की है, जिस तरह पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी आने की बात होती है। दूसरा, आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात की नौयत है वो ताल्लुकात इस वक्त कशीदा हैं, और पिछले चंद दिनों में अगर आप देखें तो जो अफगानिस्तान की लीडरशिप है उनकी तरफ से बड़े हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, गैर कानूनी तौर पर जो अफगान मुकीम है उनको हम वापस भेज रहे हैं। अब इस हमले में जो जिम्मेदारी कबूल की है वो एक तहरीके जिहाद नामी एक दहशतगर्द ग्रोह है। अब ये बड़ा एक मिस्टीरियस सा अननोन सा ग्रुप है। फरवरी में पहली दफ़ा ये मंजर-ए-आम पर आया। कुछ अभी तक इन्होंने 6 ऐसे हमले हैं जिसकी जिम्मेदारी कबूल की है। इससे पहले ज़्यादातर इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बलूचिस्तान में रही है। अब इस ग्रुप के बारे में ये बड़ी एक मिस्टीरियस सी बात है, कोई ज़्यादा मालूमात लोगों के पास है नहीं कि ये ग्रुप आखिर इसका जो तंजीमी ढांचा क्या है, इसको लीड कौन करता है। एक अननोन सा मीडिया को वो जो उनके स्पोक्स पर्सन है वो फ़ोन कर देता है और जिम्मेदारी वो कबूल कर लेते हैं। TTP जो है वो भी अपने आप को डिस्टेंस करती है। जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है या मैं जो चीज़ों को क्लोजली फॉलो करता हूँ, इट सीम्स टू मी कि ये जो तरीके जिहाद ग्रुप है, देखें इसने जो हमला किया है, मतलब एयर बेस के ऊपर इस तरीके से सोफिस्टिकेटेड तरीके से हमला करना, इसका मतलब ये है कि ग्रुप बेशक नया है, नाम बेशक नया है, लेकिन ये काफ़ी तजुर्बाकार उस हवाले से दहशतगर्द मालूम होते हैं। तो इसके अंदर खदशा ये है कि ये TTP का ही कोई जुड़ा हुआ एक दूसरा ग्रुप है, क्योंकि आपको पता है कि TTP जब जिम्मेदारी कबूल करता है तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर दबाव डालता है कि आप इनको जो सेंचुरीज हैं इनको ख़त्म करें। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो TTP है अपने ऊपर जो क्रिटिसिज्म है या जो प्रेशर है उसको बचाने के लिए, और जिन लोगों ने उनको पनाह दे रखी है यानी कि अफगान जो तालिबान हैं उनको बचाने के लिए, ये मुमकिन है कि हमला वही करते हों, क्योंकि मैसेज तो चला जाता है लेकिन जिम्मेदारी जो है वो एक अननोन ग्रुप के नाम से वो डाल देते हैं। बट आई एम श्योर कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, ये तमाम चीज़ों का जायज़ा ले रहा होगा। तो जो मेरा कंसर्न है इस वक्त, आई थिंक दिस विल फर्दर रेज टेंशंस विद अफगानिस्तान, क्योंकि देयर इज़ अ क्लियर पैटर्न कि जैसे अगर आप देखें कि हमने जो साबका कबायली इलाकों में कार्रवाई की थी बाकायदा तौर पर, उससे काफ़ी हद तक दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो कम हो गए थे। लेकिन जब से अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इन हमलों में तेज़ी आ रही है, और UN की रिपोर्ट्स भी हैं, अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की भी रिपोर्ट्स भी हैं कि जो TTP है वो अफ़गान तालिबान के आने के बाद वहाँ पर ज़्यादा मजबूत हुई है। तो लेट्स सी कि एक तो इमीडिएट रिस्पांस तो पाकिस्तान ने दिया है, लेकिन आफ्टर दैट स्ट्रेटिजिकली और डिप्लोमेटिकली फिर पाकिस्तान अगला क्या लाए अमल अपनाएगा। बट आई एम श्योर कि दिस इज़ आई बिलीव कि वो कहना तो नहीं चाहिए, दिस इज़ नॉट द लास्ट अटेम्प्ट बाय टेररिस्ट। लगता ये है कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं, अफगान जो हुकूमत है पाकिस्तान से खुश नहीं है, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक कंसर्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लगता ये है कि अब अफगान तालिबान जो हैं TTP को एज अ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए कामरान, इसमें एक जो वरीसम एस्पेक्ट है वो ये है कि हम इंडिया के ऊपर ब्लेम नहीं इस दफा कर रहे। एक जो फ्रेंडली नेशन कभी होती थी पाकिस्तान के साथ, इट इज टू अर्ली, ये अभी आप मतलब जो अभी तक डिस्कशन में इंडिया का नाम नहीं आया, मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो सारा जो फोकस है वो हम अफगानिस्तान, और अगर क्योंकि अभी तक मैंने भी कोई ऐसा कोई चीज़ सुनी नहीं, लेकिन एक इसके अंदर पॉइंट ये है कि अगर वहाँ पे जो 3 जहाज़ों को उन्होंने निशाना बनाया और जिनको डैमेज किया, और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो ये कह रही हैं कि ये ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट थे, ग्राउंडेड थे या ऑपरेशनल थे, उनके पास इस किस्म का असला था कि वो असला अंदर लेके गया और उसको उन्होंने डैमेज किया। सो विच इज मोर कंसर्निंग। देखें ये बिल्कुल आपकी बात मतलब है कि अगर आप भी मेरे ख्याल में इत्तेफाक हुआ हो कभी, मुझे तो इत्तेफाक हुआ कि अगर आप ये जो की मिलिट्री इंस्टॉलेशन है यहाँ पे विजिट करें तो
सिक्योरिटी इज एब्सोल्युटली वाटर टाइट, मतलब जहां पे इस तरह के एसेट्स पार्क हैं आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप मतलब जिस तरीके की वहां पे सिक्योरिटी होती है। तो यकीनी तौर पर जैसे और लेयर्स होती है, मैंने स्टार्ट में आपसे कहा है कि मतलब एक तो वैसे एयरबेस की अपनी सिक्योरिटी है, लेकिन जहां पे आपके एसेट्स पार्क हैं वहां पर तो सिक्योरिटी मतलब आप अनबिलीवेबल जो है वो सिक्योरिटी होती है। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि आई एम श्योर कि एयरबेस के ऊपर जिन लोगों की ये जिम्मे थी सिक्योरिटी, और ये जो इनिशियल ब्रीच हुआ है कि अगर आपने बाउंड्री वॉल उसमें बार्ड वायर को काट के आप अंदर घुसे हैं तो इनिशियल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, तो उसकी आई एम श्योर के तहकीकात होंगी, इंटरनल इंक्वायरी होगी, और अगर यहाँ पे लैप्सेस हुए हैं उसको प्लग करने की कोशिश करें। ग्वादर वाला जो वाकया भी हुआ है वो भी बहुत एक डैमेजिंग है, और खासतौर पर जब ग्वादर के ऊपर कोई अटैक होता है तो उसको चाइना पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर भी अटैक समझा जाता है, उसकी टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है। अब जैसे आपने कहा कि आइंदा खदशात ये हैं कि इस तरह के वाकयात इसलिए बढ़ेंगे कि इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर आएगा, एक काइंड ऑफ एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं ओवरऑल। तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको अपना जो कोर काम है जो कि मुल्क की सरहदों की सलामती और इस तरह के जो टेरर के जो इश्यूज है इनको डील करना, उसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करेंगे। और आई थिंक गुज़श्ता 20 सालों में यूजुअली 9/11 अटैक से पहले जाहिर है कि जो पाकिस्तानी अफवाज हैं उनकी बुनियादी तौर पर जो तरबियत और ट्रेनिंग जो है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, यानी कि सरहद के ऊपर जंग लड़ना है। लेकिन जाहिर है कि वॉर एंड टेरर के बाद जो डायनामिक्स हैं वो बदल गई हैं। आपने जो इंसर्जेंसी है, ये इस तरह की इंटरनल जो दहशतगर्दी के वाक़यात तो उनको भी डील करना है। तो इस 20 सालों के अंदर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो इस हवाले से आई थिंक काफ़ी उस तरह से एक्सपीरियंस्ड हो गई हैं। तो इसीलिए शायद ये जो आज मियाँ वाली वाला अटैक है उस तरह से बड़ा नुकसान नहीं हुआ, उसको नाकाम बनाया गया, क्योंकि अब जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी इन लाइन्स के ऊपर भी तरबियत होती है। बहरहाल इट्स आप कह सकते हैं कि ग्रिम रिमाइंडर कि ये जो वॉर एंड टेरर है ये अभी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे और अपडेट आपको देंगे कि जो पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसमें अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी हैं और ये मुज़ाकरात जो पहला रिव्यू है स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था जुलाई में पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 बिलियन का, और $710 मिलियन की अगली किस्त हमें तभी जारी होगी जब दोनों जो फरीकैन हैं किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। और तवक्को तो यही की जा रही है कि ये मुज़ाकरात जब इख्तिताम पजीर होंगे तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए ज़रूर सामने आएगी। कल भी हमने बात की थी कि जो इनिशियल मुज़ाकरात हुए हैं उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ है। आज फर्दर आपके सामने कुछ अपडेट्स लेके आएंगे। तो मुज़ाकरात के दूसरे रोज़ ज़ाहिर है कि एक जो क्रिटिकल पाकिस्तान का एरिया है, जो आई थिंक रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है कि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं और आमदन कम है। नतीजा क्या होता है कि हम डोमेस्टिक भी कर्जा लेते हैं, बाहर से भी कर्जा लेते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अब हमारी जो इवन कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी करते हैं वो अलार्मिंगली अब बढ़ गई है। इवन ऑलमोस्ट आई थिंक इट इज टचिंग, अगर जो अभी आप फिगर बताएंगे भी कि जो इस साल का हमारा जो रेवेन्यू का हदफ है इट इज ऑलमोस्ट आई थिंक 80-90% तो जो डेट सर्विसिंग पर चला जाएगा। तो इस हवाले से क्या बातचीत हुई है और क्या फोकस रहा है? देखिए, आमतौर पर जो मुज़ाकरात के पहले 3-4 दिन होते हैं उसको टेक्निकल राउंड ऑफ डिस्कशन इसलिए कहा जाता है कि उसमें डाटा एक्सचेंज होता है। अभी भी चीज़ें वहाँ पे उस स्टेज पे नहीं पहुंची जहाँ पे हम कह सकें कि पाकिस्तान की पोजीशन वाज़े होगी और IMF की पोजीशन वाज़े होगी। अभी तक हम सिर्फ डाटा शेयर कर रहे हैं। ये जो आज हम चीज़ें डिस्कस करने चाह रहे हैं ये बहुत ही अहम है, और इसको आप इस डाटा को जो IMF को दिया गया है जो बाय एंड लार्ज हमें पता था और हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया, खबरें भी पहले की, ये डिटरमिन करेगा कि कितनी जल्दी ये मुज़ाकरा जो है वो किसी पॉजिटिव नोट के ऊपर ख़त्म होते हैं और कितना IMF पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं ये पाकिस्तान और IMF के जो प्रोग्राम है उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये वीक एरियाज कंसिडर होते हैं। तो इसमें जो दो मेजर इशूज़ हैं नाज़रीन, वो जो कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी है उसके हवाले से अदादोशुमार IMF के साथ शेयर किए गए, और दूसरा जो पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जे चाहिए उसकी क्या सिचुएशन है उसके ऊपर IMF को बताया गया। कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए बजट में 7,300 अरब रुपए रखे गए थे, लेकिन कल IMF को यह बताया गया कि ये 7,300 अरब रुपया नहीं, ये कम से कम 8,500 अरब रुपए तक कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद अदा होगा इस माली साल में। और इसकी सबसे बड़ी वजह
जो इंटरेस्ट रेट डिटर्मिन किया गया था, रॉन्ग बजटिंग की थी वजारत खजाना ने जून में, वो है तो ये कुछ तकरीबन 1200 अरब रुपए के इजाफी अखराजात कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के ऊपर सिर्फ होंगे, और ये बजट एस्टिमेट से 16% रफली ज्यादा। ये अभी भी एस्टिमेटेड अमाउंट है, और इसका अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी रकम है कि इस साल का जो एफबीआई की टैक्स कलेक्शन का हदफ है वो 9415 अरब रुपया है, और अगर सिर्फ 8500 अरब रुपया कर्जों के ऊपर आप सूद ही देंगे, और इसके अलावा फिर आपने सूबों को भी 55.5% या 57.5% उनका जो शेयर है वो देना होता है, तो कर्जों में फिर कितना इजाफा होगा। एक दलदल की सूरत हाल बनती जा रही है। दूसरा नंबर इसके साथ जो ज्यादा अहम है वो ये है कि हमें जो गैर मुल्की कर्जे चाहिए दिवालिया होने से बचने के लिए, वो कितने हैं, वो नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा एस्टिमेट हुकूमत पाकिस्तान का था कि 20 अरब डॉलर के हमारा तखमीना था नए कर्जे लेने का। IMF को अब यह बताया गया है कि तकरीबन 6.5 अरब डॉलर के कर्जे लेने में मुश्किलात हैं, और इस हवाले से भी एक IMF से मदद भी मांगी गई है। और ये जो 6.5 अरब डॉलर लेने में मुश्किलात है, ये कौन से है? इसमें आप यूरो बॉन्ड्स पाकिस्तान फ्लोट करने की पोजीशन में नहीं है, गैर मुल्की कमर्शियल बैंक से कर्जे लेने में थोड़ी सी मुश्किलात हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 1 अरब डॉलर का कर्जे का एक तखमीना था जिसकी अश्योरेंस साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को दी गई, उसमें भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसका एक लोन है, वो चैलेंजिंग है लेना। तो ये कामरान जो ओवरऑल पिक्चर बन रही है, अब इसकी डिटेल्स पे तो डिस्कस करते हैं कि डेट सर्विसिंग और फॉरेन लोन्स, जब ये एक्सेस होगा तकरीबन 1200 अरब रुपए का, तो इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आएगा वो आपके बजट के खसारे के हदफ के ऊपर आएगा, और फिर प्राइमरी बजट डेफिसिट का तो इससे हिट नहीं होता, लेकिन इवेंचुअली अगर किसी और जगह से पैसा काटेंगे या कुछ करेंगे तो वहां से प्रॉब्लम्स आएंगी। जो इनका बजट के खसारे का हदफ था वो कोई जो बजटेड नंबर है वफाकी हुकूमत का था वो 7500 अरब रुपए का इनका जो पहले एस्टीमेट था उसका बजट के खसारे का, वो जो फिगर है उसमें आप ढाल लें ये नंबर, तो ये तकरीबन आपका हो जाता है 8700 अरब रुपए तक पहुंच जाता है। अच्छा, इसमें आपने जो एक बात की कि वजह यह है कि जो गलत बजटिंग की गई, जो जून में बजट हमने पेश किया था, और ज़ाहिर है कि जो बजट मेकिंग है उसमें भी IMF को हम ऑन बोर्ड लेते रहे, जो पहले पुराना प्रोग्राम भी चल रहा था। तो उस वक्त जब हमने उनके साथ नंबर्स शेयर किए थे, तो क्या IMF इस बात से एग्री कर रहा था, या IMF को ये कंसर्न था कि जो नंबर हम ये कर्जों पर सूद की अदायगी का दे रहे हैं ये रियलिस्टिक नंबर नहीं है? या डू यू थिंक कि जो पाकिस्तान एक जवाब पेश कर रहा है, क्योंकि हमने बजट किया था गिवन कि जी जो इंटरेस्ट रेट है वो 18% होगा, लेकिन वो अब 22% पे चला गया है, तो ये वजाहत जो पाकिस्तान देने की, ये जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा है IMF को, डू यू थिंक दैट IMF विल एग्री? देखिए, मैंने उस वक्त जून में खबर की थी कि, और इसका हम इस प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हम जो बजट में नंबर रखना चाह रहे हैं डेट सर्विसिंग का 7,500 अरब रुपए के करीब, वो जो फिगर है वो अनरियलिस्टिक है, और IMF के ख्याल में ये नंबर कुछ 8,500 अरब रुपए के करीब होगा। अभी जुलाई में जो IMF ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की उसमें ये फिगर है 8,600 अरब रुपया। अच्छा, इससे भी ज्यादा है? इससे भी 100 अरब रुपया ज्यादा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अचानक हुआ है, और इसका मतलब कि IMF को पता था, बट चूंकि वो प्राइमरी बजट को वो जो हदफ है उसको वो टारगेट करते हैं, जो की कंडीशन होती है वो प्राइमरी बजट के ऊपर होती है, उसके खसारे के ऊपर या सरप्लस के ऊपर। प्राइमरी बजट जो कैलकुलेट होता है उसका खसारा या सरप्लस, वो जो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी होती है उसको माइनस करके जो बाकी पैसे बचते हैं और जो बाकी आपके जो अखराजात हैं उसके तनासब से वो होता है। तो इसलिए ये एक्सीड तो कर रहा है, इसका ओवरऑल बजट डेफिसिट के ऊपर भी इंपैक्ट है। कोर जो कंडीशन है ना IMF की, उसको जाके हिट नहीं करता, तो लेकिन अब चूंकि एक्सीड करेगा, अगर कोर जो उनकी कंडीशन है उसको अगर हिट नहीं कर रहा, तो आप ये कह रहे हैं कि इसका एक कोई नेगेटिव इंपैक्ट शायद ना हो उस तरीके से जो ये रिव्यू है? नहीं, उस पर इम्पैक्ट आएगा क्योंकि अगर आपको इजाफी आपको फिर बारो करना पड़ेगा ना 1200 अरब, सिर्फ या बारो करना पड़ेगा या मजीद आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ आप करेंगे ना, तो टैक्सेस वाला भी वो इशूज पे भी आते हैं। तो इसका इम्पैक्ट आएगा जब ओवरऑल जो आपका फ्रेमवर्क बनता है, जो मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज बनती है, उसके अंदर जो 10 टेबल होते हैं उसमें ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, तो इसका इम्पैक्ट आ सकता है। कितना सीवियर होगा, कितना माइल्ड होगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता, अभी सिर्फ नंबर्स दिए गए हैं। प्लान उन्होंने पूछा कि आप इसको कैसे टैकल करेंगे, तो इन्होंने कहा जी कि हमारा प्लान ये है कि अब हम जो अगले कर्जे उठाएंगे मार्केट से वो 1 साल के लिए और 6 माह के जो टी बिल्स हैं, ट्रेजरी बिल्स, उसके ऊपर उठाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो कूपन होगा, जो पहली अदायगी होगी, वो अगले माली साल में चली जाएगी। तो ये
स्मार्ट अकाउंटिंग तो हो सकती है, जैसे आपको 150-200 अरब का फायदा तो हो सकता है कि जो कर्जे के ऊपर सूद की अदायगी आपने जून को करनी हो, जून में, जुलाई अगस्त में जाके कर दें, दिसंबर में अगले साल कर दें, बट वो पैसा तो कैश के ऊपर तो उसका इंपैक्ट अगले साल आएगा। अक्रूवल अकाउंटिंग में तो उसका इंपैक्ट आ जाता है ना, डेट आपका बढ़ जाता है, स्टॉक बढ़ जाता है, हर चीज आपको इसको इफेक्ट करता है। तो इसमें जो स्लिपेजेस हैं तकरीबन 1200 अरब रुपए की, उसमें जो मेजर स्लिपेज है वो इसके ऊपर है, आपकी जो डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग के ऊपर है, और जो एक्सटर्नल के ऊपर का जो बजटेड नंबर है को 872 अरब रुपए है, अभी कोई एस्टिमेट करें को 940 अरब रुपए के ऊपर, एक्सटर्नल के ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं है। अब दूसरा जो कामरान इशू है, एक्सटर्नल का दूसरा प्रॉब्लम तो है ना, चलें ये तो आप डेट सर्विसिंग की बात कर रहे हैं, जो एक अभी गैप है वो बड़ा, उसको कैसे देखें। इसके ऊपर भी इन्होंने अपने नंबर्स कल शेयर किए हैं उनके साथ, और IMF को उन्होंने ये बताया कि कुछ $6.5 अरब के जो रफली, अब ये एस्टिमेटेड नंबर्स हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, $6.5 अरब के जो कर्जे हैं रफली, वो हम जो उसके लेना है उसका इन्हिसार ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की और दुनिया की उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यूरो बॉन्ड्स पाकिस्तान फ्लोट नहीं कर पा रहे, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई है, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बहुत लो है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा। यही सूरत हाल ग्रीन बॉन्ड्स ये फ्लोट करना चाह रहे हैं, जिसकी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने भी उसके ऊपर भी उनको भी ब्रीफिंग हुई है, तो उसके ऊपर भी इन्होंने कहा जी कि इश्यूज हैं हमारे। फिर फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के ऊपर भी सेम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन्होंने कहा जी कि ये जो $6.5 अरब है, इसके ऊपर जो मेरे जराए ने मुझे बताया कि IMF से इन्होंने सपोर्ट मांगी। अब IMF की सपोर्ट किस किस्म की हो सकती है? अगर $3 अरब का प्रोग्राम है, क्या उसका साइज बढ़ सकता है? क्या उसका जो टाइम फ्रेम है विच इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या वो बढ़ सकता है? अब यहाँ पे पॉलिटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि अगर इलेक्शंस फरवरी में हो जाते हैं और बाय एंड ऑफ फेब नई आपकी काबीना आ जाती है, नई पार्लियामेंट इन प्लेस होती है, नए प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, तो फिर वो आप नया प्रोग्राम नेगोशिएट कर लोगे। तो मार्च अप्रैल में आप अगर नए प्रोग्राम की तरफ चले जाते हो तो ये जो गैप आ रहा है आप समहाउ कवर कर लेंगे। ठीक है। तो एक तो ये इन्होंने इनसे सपोर्ट मांगी, इसके ऊपर अभी IMF ने अपना व्यू नहीं दिया कि वो क्या सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को या नहीं। दूसरा ये कर रहे हैं कि जो इनके एस्टिमेट्स थे करंट अकाउंट खसारे के और दरामदात के, उसको ये कंप्रेस कर रहे हैं। जो ट्रेड के फिगर्स हैं, जो खासतौर पर आपके इंपोर्ट्स है, उसको कंप्रेस करके वहां से ये स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी स्ट्रेटजी का इनका हिस्सा ये। तीसरा इनका हिस्सा ये है कि जब इन्होंने बजट बनाया था उस वक्त चीन के साथ कोई हमारे $2.1 बिलियन के जो कमर्शियल और ओवरऑल जो उनके जो कर्जे हैं उसकी उनको रोल ओवर नहीं चाइना ने किया था, वो फैसला हुआ है जुलाई में, वहां से भी इनको स्पेस मिल जाएगी। इसका आप ऐसे एस्टिमेट लगा लीजिए कि साल के स्टार्ट में जो एस्टिमेट था उसका डेट की उसकी रीस्केड्यूलिंग का, इनका जो एक साल में इनका जो प्लान था वो कोई तकरीबन था $11 अरब। अब जो इनके वजारत खजाना के जराए ये बता रहे हैं कि रफली कोई $12.5 अरब के करीब जो कर्जा वो रोल ओवर हो जाएगा। तो रोल ओवर का मतलब पे बैक नहीं करना पड़ेगा, बावजूद लो रिजर्व्स के और गैप्स आने के वहां से उस चीज को कवर कर लिया। बट स्टिल दिस रिमेन्स अ क्रिटिकल एरिया, और ये अगले हफ्ते पता चलेगा कि इसके ऊपर IMF इनको क्या कहता है कि आप स्ट्रेटेजाइज को कैसे करें। लेकिन इसमें एक चीज आपको पता है कि कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि SIFC है या उसके अलावा जो हम कुछ इदारों को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, डू यू थिंक कि अगर ड्यूरिंग दिस पीरियड कुछ डील्स मटीरियलाइज हो जाती हैं या कुछ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाती है तो दैट कुड ऑल्सो हेल्प, या उससे फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए, प्राइवेटाइजेशन में सिर्फ एक ही एंटिटी है जिसके ऊपर सारा फोकस है, वो PIA है। और PIA की प्राइवेटाइजेशन तो उसका जो प्रोसेस है उसके अभी अप्रूवल हुआ है कि हमने इसको फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करना, वो भी अभी तक हायर नहीं हुआ, उसकी डेडलाइन अगले हफ्ते आ रही है। तो ये PIA के ऊपर क्या स्टेटस है वो इंशाल्लाह अगले जुमे के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, बट वो बहुत स्लो प्रोसेस है। वो IMF के प्रोग्राम की पीरियड में बड़ा मुश्किल है कि PIA प्राइवेटाइज, उसके सारे ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाए, साइनिंग हो जाए, पैसा आ जाए, वो मुझे लग नहीं रहा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का फोकस है इस वक्त सऊदी अरामको जो एक ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर, और जो रेको डिक की कुछ $6 से $7 अरब की डील है उसके ऊपर। रेको डिक के ऊपर मैंने लास्ट वीक स्टेटस लिया था मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से, उसकी जो बैंकेबल फिजिबिलिटी स्टडी है जिसपे उसकी सारी कॉस्टिंग और सारी प्राइसिंग डिटरमिन होनी है, वो अभी तैयार नहीं है, तो उसमें भी टाइम है। ये तो हो सकता है कि मेमोरेंडम ऑफ आपकी अंडरस्टैंडिंग कोई साइन हो जाए, कुछ और हो जाए, बट फिजिकल कैश की ट्रांजैक्शन में मुझे होते हुए, और आई थिंक गिवन द फैक्ट कि अभी हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं और जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है या जो फॉरेन कंट्री है उसको ये पता है कि अब अगली गवर्नमेंट आएगी तो फिर उसी के साथ ही, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होगी, उसके साथ निगोशिएट करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि इवन अगर सारी चीज़ें तैयार भी हो जाती हैं तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे और इतनी बड़ी जो रकम है वो पाकिस्तान को ट्रांसफर करेंगे। तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि अगर कोई बहुत फास्ट ट्रैक पे चीज़ें चली भी जाती हैं
कि इस प्रोग्राम के होते हुए सारी जो चीज जो इनको जो बर्डन आएगा ना इंपोर्ट्स को रोकने पे आएगा, वहां से स्पेस क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी कुछ भी हम हतमी तौर पर नहीं कहेंगे। 15 नवंबर तक IMF की टीम यहाँ पे नाज़रीन, तो अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, अभी तो सिर्फ डाटा एक्सचेंज हो रहा है। इसके ऊपर IMF क्या पोजीशन लेगा वो तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक पता चलेगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और जो अहम इशू है जो IMF के प्रोग्राम में हमेशा डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है उसकी कामयाबी या नाकामी के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम IMF की टीम जो पाकिस्तान में मौजूद है उसके हवाले से बात कर रहे हैं और जाहिर है कि जब IMF की टीम आती है तो ये 2 वीक्स लॉन्ग नेगोशिएशंस हैं, उसमें हर एरिया हर सेक्टर के ऊपर तबादला ख्याल होता है। जो पाकिस्तान के हुकाम हैं उनको ब्रीफ करते हैं और एक जो क्रिटिकल एरिया वो है पाकिस्तान की जो रेवेन्यू कलेक्शन है और जाहिर है कि यही रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है और सोल्यूशन भी वहीं पे है। अगर हम अपनी आमदन बेहतर कर लें तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो FBR ने और पाकिस्तान ने शेयर किया है प्लान विद द IMF रिगार्डिंग जो हमारा जो भी रेवेन्यू का प्लान है, तो क्या उसमें कुछ नया है गिवन द फैक्ट के जो ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि कर्जों की अदायगी पर जो सूद की मद में अब जो चीज़ें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, तो एक तरीका तो उसका ये है कि हम अपनी आमदन में इजाफा करें। तो क्या इन शॉर्ट टर्म देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थ्रू फर्दर टैक्स मेजर्स या दूसरे मेजर्स के जरिए कुछ गैप हम वहां से प्लग कर लें, या FBR की एटलीस्ट इस फाइनेंशियल ईयर में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो कर पाएं? देखिए अभी तक तो जो FBR की परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी जा रही है। 4 माह में उनका जो हदफ था वो कोई 2682 अरब रुपए इकट्ठा करना था और कोई 2748 अरब रुपए उन्होंने इकट्ठे किए। हदफ से कुछ 66 अरब रुपया वो ज्यादा इकट्ठा उन्होंने किया, विच इज गुड परफॉर्मेंस। क्या ये सिलसिला कंटिन्यू करेगा? क्योंकि मैं इसलिए गुड परफॉर्मेंस इसलिए है कि या तो पाकिस्तान की नॉर्मल इकोनॉमी चल रही होती, इंटरेस्ट रेट भी 5-6 पे होता, आपने इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी ना लगाई होती, फिर तो इट मेक सेंस कि ठीक है जी वो तो आ रहा है। गिवन कि आपकी मैशत आप कह लेंगे एक सुस्त रवि का शिकार है, एक रुकी हुई है, इंपोर्ट्स पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई रखी है, तो डू यू थिंक कि इसमें फिर क्रेडिट FBR को जाता है या उसमें क्या एक मेजर फैक्टर? टारगेट्स मिस होते हैं तो हम ब्लेम भी तो IMF उसको FBR को करते हैं ना, तो अगर अचीव हो रहा है उसके फैक्टर्स हैं तो वन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड और उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। जो 3 बड़े फैक्टर्स हैं इनके अभी तक जो इन्होंने हदफ हासिल किया, उसमें कमर्शियल बैंकों का जो मुनाफा है वो बहुत ज्यादा हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आई हैं और सारा पैसा 75% वो गवर्नमेंट को लैंड करते हैं, सेफ लैंडिंग है 23% पे करते हैं वो, और वहां से वो पैसा बना रहे हैं, जिसकी वजह से जो FBR की इनकम टैक्स की कलेक्शन फ्रॉम द बैंक्स वो काफी ज्यादा, उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज आया, एक फैक्टर। दूसरा, बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए थे, वहां से इनकी कलेक्शन बेहतर हुई। तीसरा, आप और मैं मजलूम लोग जो है हमारे ऊपर टैक्सेस लगाए, वहां से कलेक्शन बेहतर हुई है। चौथा उसके अंदर फैक्टर ये है कि जो एडवांस टैक्स लेते हैं वो भी अंडर द लॉ, मैं वो नहीं बात कर रहा जो आर्म ट्विस्टिंग से लेते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, एडवांस टैक्सेस इनके उसकी कलेक्शन वहां से इनके हदफ से बेहतर रही है। तो 3 और ये सारी जो इंप्रूवमेंट्स है वो डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ पे, सेल्स टैक्स वाली साइड पे रोके हुए, रिफंड्स भी कम रोक रहे हैं क्योंकि वहां पे भी IMF ने एक शर्त लगाई हुई है कि कितना आपका डेट का, रिफंड की डेट का स्टॉक हो सकता है, उसे आपने ऊपर ज्यादा रिफंड नहीं भरना चाहिए। अच्छा, इसमें नाज़रीन प्रॉब्लम अभी पहली दफा हम ये बात कर रहे हैं कि इसका जो FBR का 9415 अरब रुपए का हदफ है, इसमें प्रॉब्लम्स अब आ सकती हैं और ये पाकिस्तान ने कैंडिडली IMF को बता दिया है कल के उनकी मुलाकातें हुई थी कि जो सालाना हदफ है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स किस साइड से आएंगी? जो इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स चूंकि बहुत ज्यादा कंप्रेशन हुई है, 18.5% इंपोर्ट्स जो है वो कम हुई है सिर्फ 4 माह में, जिसकी वजह से FBR की जो कलेक्शन है उस पर जो इम्पैक्ट आया, पहले 4 माह में कस्टम ड्यूटीज में 69 अरब रुपया कम इकट्ठा हुआ है। तो 4 माह में 69 हुआ, जो FBR ने एस्टिमेट दिया है IMF को पूरे साल में कुछ तकरीबन 250 अरब रुपया हदफ से कस्टम ड्यूटी कम कलेक्शन होगी। तो अगर आपने जो बजट में नंबर दिया हुआ है कस्टम ड्यूटी की कलेक्शन का 1324 अरब, अगर वही हासिल करना है तो पाकिस्तान को सालाना इस साल 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करना पड़ेंगे, जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी हम बात कर रहे थे हमारे पास तो हम गैर मुल्की कर्जे अरेंज नहीं कर पा रहे। तो अगर 250 अरब रुपया सिर्फ कस्टम ड्यूटीज का इंपैक्ट आ रहा है, तो इसके अलावा 2 और टैक्सेस होते हैं जो इंपोर्ट पे इकट्ठे होते हैं, सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स जो इनकम टैक्स वाली साइड के ऊपर है, उसके ऊपर भी कोई इंपैक्ट है, कोई 380 अरब रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। तो रफली 560 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ सकता है इंपोर्ट्स की वजह से। अब क्या ये शॉर्टफॉल का मतलब ये कि FBR
का जो 9,415 अरब रुपए का हदफ है वो हासिल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो एफबीआर ने प्लान दिया है आईएमएफ को, उसके मुताबिक ये जो 550 या 560 अरब का शॉर्टफॉल है, इसको हासिल किया जाएगा डोमेस्टिक टैक्सेस वाली साइड से, जो कलेक्शन को इंप्रूव करके। ये तो कल बताया गया है। इसके जवाब में आईएमएफ ने एफबीआर से ये प्लान मांगा है कि आप हमें 8 माह का ब्रेकअप दीजिए कि ये जो आप कह रहे हैं डोमेस्टिक साइड से 560 अरब का जो इंपैक्ट है वो उसको कवर कर लेंगे, क्या वाकई आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसका प्लान कामरान चला जाएगा वीकेंड पे आईएमएफ को, तो फिर आईएमएफ उसको असेस करेगा और फिर वहां पे डिटरमिन होगा कि क्या आपका जो फेवरेट टॉपिक है मिनी बजट आ सकता है या नहीं आ सकता। अभी तक के चांसेस है कि नहीं आ सकता। तो अगर आईएमएफ असेस कर लेता है कि नहीं आपका प्लान ठीक नहीं है डोमेस्टिक वाला, तो फिर आ सकता है। अगर कहते हैं कि ठीक है आपका प्लान, तो फिर नहीं आ सकता। चलें यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद इस पे डिस्कशन करेंगे कि रिगार्डिंग जो टैक्स कलेक्शन और खास करके जो इनकम टैक्स रिटर्न्स के हवाले से जो एफबीआर की पॉलिसी है उसके हवाले से उन्होंने आईएमएफ के साथ क्या प्लान शेयर किया। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं और उसमें जो एफबीआर है उसने अपना प्लान शेयर किया है विद द आईएमएफ रिगार्डिंग कि कैसे वो टैक्स कलेक्शन को बेहतर करना चाहते हैं। और उसमें एक जो फैक्टर जिसमें हम बहुत दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं कि लोगों को कन्विंस करना कि वो अपने जो सालाना गोशवारे हैं वो भरें, बल्कि उस जो टैक्स बेस है उसको भी बढ़ाया जाए। तो इस हवाले से एफबीआर ने आईएमएफ के साथ क्या प्लान शेयर किया और आईएमएफ का क्या उसके हवाले से मौक़िफ़ है? देखिए, इस वक्त जो इस साल की परफॉर्मेंस है इनकी वो इतनी अच्छी नहीं है। इनकम टैक्स के जो कलेक्शन उसके जो गोशवारे हैं उस साइड के ऊपर, पिछला जो टैक्स ईयर था 2022 उसमें एफबीआर को मिले थे 49 लाख गोशवारे, 49 लाख। इस साल जो डेट थी गोशवारे जमा करवाने की वो थी 30 सितंबर, स्टैट्यूटरी डेट होती है। उस तक सिर्फ मेरा ख्याल शायद कोई 13 लाख के करीब गोशवारे आए थे, मुझे अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। और इन्होंने एक माह की उसमें एक्सटेंशन दे दी 31 अक्टूबर तक, तो ये कोई 18,90,000 19 लाख के करीब इनको गोशवारे जो थे वो उस वक्त इनको मिल इसमें जो नंबर्स हैं इनके अब जो है वो तकरीबन 29 लाख तक चला गया। ठीक है। पहले जो 30 सितंबर तक का था इनको मिले थे गोशवारे कोई 19 लाख के, उसमें मजीद इजाफा हो तो ये कह रहे कि हमारा कोई रफली 29 लाख के करीब हमने गोशवारे ले लिए। अभी भी पिछले साल के फिगर से ये कोई पीछे है 20 लाख से। अब इन्होंने जो आईएमएफ को प्लान दिया है उसके मुताबिक इन्होंने कहा जो 49 लाख का पिछले साल का फिगर ना सिर्फ हम वो अचीव करेंगे बल्कि उसको अगले साल जून तक बढ़ाकर 65 लाख जो आपके इंडिविजुअल्स हैं और कंपनीज हैं उनसे हम गोशवारे इस। और ये कैसे करेंगे? दैट्स द की क्वेश्चन जी। इन्होंने जो प्लान उनको दिया आईएमएफ को कि वो अफराद जिन्होंने पिछले माली साल में गोशवारे जमा करवाए और इस साल नहीं करवाए उनकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगी। उनको टैक्स नोटिस चले जाएंगे अगले 15 दिन में या 15 नवंबर के बाद जाएंगे। उनको कुछ लोगों ने एक्सटेंशन ली हुई है, उसमें कुछ 3.5 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल करने में उनको 15 दिन की एक्सटेंशन उन्होंने अप्लाई की है। तो वो 15 नवंबर को उनकी वो एक्सटेंशन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इनके बकौल को हम 10 लाख से ज्यादा अफराद को नोटिस भेजेंगे कि आपने पिछले साल गोशवारे जमा करवाए थे, इस साल नहीं करवाए, तो आप अपने गोशवारे जमा करवा दें। तो एक तो इनका ये प्लान है। दूसरा इनका प्लान ये है कि जो आपकी जिले सतह है वहां पे डिस्ट्रिक्ट इनके टैक्स ऑफिस ये बना रहे हैं और जो इनकी वर्क फोर्स है, हाफ ऑफ द वर्क फोर्स जो ओरिजिनल टैक्स ऑफिस में है वो उसको इस काम पे लगाया जा रहा है कि आपका काम ये है कि नए टैक्स पेयर जो है उनको सिस्टम के अंदर लेके आना। तो ये इनका प्लान है। इसके अंदर एक अब ये प्लान आईएमएफ के साथ शेयर हुआ है और उसके ऊपर भी आईएमएफ अपना इनको फीडबैक देगा अगले हफ्ते। बट आईएमएफ का इसके ऊपर कंसर्न जरूर था कि ये नंबर बढ़ क्यों नहीं रहा। आपका नंबर पिछले साल 49 लाख था तो स्टैट्यूटरी डेडलाइन तक 29 लाख क्यों है, इससे ज्यादा क्यों नहीं है। ये एक फैक्टर रहा है और रहेगा। दिस शोज दी दो चीज़ें ना, ये डिसट्रस्ट है लोगों का, क्योंकि एक तो ज़ाहिर है कि जब लोगों को मजबूर किया आपने कि टैक्स रिटर्न्स भरें, कुछ चीज़ों पे आपने लेट से पेनल्टी लगा दी। अगर आप नॉन फाइलर हैं, गाड़ी रजिस्टर कराने जाते हैं, आप घर खरीदते हैं, तो उसमें अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो यूजुअली लोग ये करते हैं कि जब उनको इस तरह की कोई बड़ी परचेज़ करनी होती है वो रिटर्न भर के उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा आई थिंक जेन्युइनली ज़ाहिर है कि इस अरसे के अंदर अगर आप ये देखें तो पाकिस्तान में जो मईशत है वो सुस्त रवि का शिकार रही है, कॉन्ट्रैक्ट की है।
तो ऐसी सूरत में अगर एक बिजनेसमैन है, छोटा ताजर है, जो भी, अगर उसको नुकसान हुआ है तो वो फिर क्या परवाह करेगा? देखिए, मसला ये नहीं है कि रिटर्न का फाइल करने का मतलब ये नहीं कि आपने टैक्स भी देना है। रिटर्न फाइल करने का मतलब ये कि आपका जो भी आमदन और आपका अगर नुकसान है तो उसका आपका एक ऑब्लिगेशन है, वो तो पूरी करने है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन है, जरूरी नहीं है कि वो इसके रिटर्न फाइल करने से बेहतर हो, वो डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो गोशवारे उन्होंने जमा नहीं करवाया, उनका नुकसान है, वो रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको रिफंड मिल जाएगा। तो ये फैक्टर्स होते हैं, डिपेंड करते हैं। बट इसमें नाज़रीन एक चीज इंपॉर्टेंट है, हम पिछले 12 साल से शोर सुन रहे थे कि नादरा का बड़ा अहम किरदार होगा टैक्स कलेक्शन में इजाफा करने के लिए, टैक्स बेस में इजाफा करने के लिए। तो उसके हवाले से पिछली हुकूमत जो थी उसके टाइम पे कवानीन में तब्दीली भी की गई और नादरा ने यह कहा कि हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि आपको हम जो एक प्रिडिक्टिव इनकम है लोगों की वो आपको निकाल के देंगे और उसकी बेस पे आप अपनी जो टैक्स कलेक्शन है उसमें इजाफा कर सकते हैं। अब जरा ये बता रहे हैं कि नादरा के पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक्शनेबल नहीं है और ये इस बात का बकौल सीनियर हुकाम जो एफबीआर के, उन्होंने नादरा ने खुद एतराफ किया जब उनसे ये मांगा गया कि एज पर दी लॉ आपने हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी थी जिसमें आप उसकी जो एक प्रिडिक्ट करेंगे ये शख्स है, इसकी ये ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर इसकी इतना इसका इनकम बनती है, तो नादरा ने खुद लिख कर दे दिया है कि नहीं, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इनकम को। तो वो वाला जो चैप्टर है कामरान कि नादरा बताएगा कि किसे कितना टैक्स लेना है, बकौल एफबीआर के सीनियर हुकाम के, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हम शोर बहुत करते हैं, तो बजाय नादरा जो है, एक अक्सर मैं बात करूंगा, नादरा बजाय कि इनकी मदद करने के जाली शनाख्ती कार्ड जो बना रहे उस पर काबू पा ले, अपना काम कर ले, इनको छोड़ दें। आई थिंक ये तो सारों के लिए जो नसीहत है, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, कि हम अपना काम तो बेहतर करते नहीं हैं लेकिन दूसरों को जरूर नसीहत करते हैं कि आप कैसे अपना काम बेहतर कर सकते हैं। अगर हम अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से अंजाम दे दें तो आई थिंक हमारे जो 90% प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।